Today's topic is electrolytic conduction. As we know that metallic conductors and electrolytes both show conductivity. In the previous video or in the previous chapter also, we have discussed about the metallic conductor, insulators, electrolytes, semiconductors. These are the known words to us. Now, in case of electrolytes, to study the conductivity, we have to know about the simple rules which follow on the metallic conductors. There are some general laws like Ohm's law, resistance. These are the words which is used for the conductors. So as in case of metallic conductors we use Ohm's law. Also in case of electrolytes Ohm's law follows. Then Ohm's law क्या है? हम बोल सकते हैं कि in case of electrolytes, Ohm's law follows. In the same way as in case of metallic conductors. According to Ohm's law क्या कहता है? Ohm's law. In previous classes we have also studied about the Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? According to Ohm's law, the current flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across it. है ना? पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ये V is directly proportional to I. When we remove this proportionality constant, there is a proportionality constant R. Here R is resistance. When we talk about electrolytes, in case of electrolytes, हमने पहले भी बात की कि हम एक वेसल टैंक लेते हैं, उसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी वीक एसिड और वीक बेस, में ऑल्सो भी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? वीक एसिड हो सकता है, पहले ये वीडियो में बताया है, या फिर वीक बेस हो सकता है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या कोई सॉल्ट हो सकता है ना. तो इन सब के ऊपर भी यही ओम्स लॉ फॉलो होता है. ठीक है. अब व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? यहाँ से हमारे पास एक नया वर्ड निकल के आया, रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस क्या है? तो आप सबको मालूम है कि जब हम अगर एक मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं, तो जो मेटेलिक कंडक्टर यानी कि एक वायर है, अब हमें इसमें से करंट पास करानी है आई. अगर इस वायर का रेजिस्टेंस आर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. तो इसका मतलब आर क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि वो रोक रहा है करंट को बहने से, है ना. करंट को रोक रहा है. तो किसी वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी. तो ये क्या है? रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हो मेजर्स द obstruction to flow of the current समझ में आया? मतलब ये क्या कर रहा है? इसी तरह जैसे मेटेलिक कंडक्टर की आप बात करो, उसी तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें भी जो रेजिस्टेंस है वो सेम काम करता है कि मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ दी करंट. क्योंकि इसको भी आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी पढ़ा था कि आप इसको बैटरी से जोड़ते हो, तो यहाँ पर करंट ये क्या कर रहा है? ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का ही तो काम कर रहा है. इनर सर्किट की तरह काम कर रहा है. ये वाला पोर्शन आउटर सर्किट की तरह काम कर रहा है. तो करंट बह रही है तो इसमें से भी तो बहते हुए जा रही है.
तो ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस सेम अप्लाई होगा, वही वर्ड वही टर्मिनोलॉजी है जो मेटेलिक कंडक्टर में अप्लाई होती है, मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ दी करंट। ठीक है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये, क्योंकि इसे ओम ने दिया था। तो जो आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल के पर्पज से भी जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो सबसे पहला तो आपके पास रेजिस्टेंस निकल के आया। इस रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास क्या है, ओम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड, अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम सबको मालूम है, हमने जनरली पहले प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जो आर है, जो वायर है, इस वायर की लेंथ एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ, लंबाई जितनी बड़ी होगी तो रेजिस्टर करंट को उतना ही ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो एल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी अगर एक वायर है, अगर उसकी लेंथ अभी एल है और अगर आप उसको मोड़ दोगे, ठीक है, बैंड कर दोगे, तो L/2 हो जाएगी। तो अब करंट को कम रास्ता तय करना है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो इधर आएगा रो L/A। दिस इज़ अ न्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो। रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब मान लो हमें इसकी यूनिट निकालनी है रो की, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो रो के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, R इंटू ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या थी, देखो यहाँ से ओम, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, ओम इंटू ए के लिए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में लिया है, एल लंबाई है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का कटेगा, क्या आ जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो यानी दूसरा आपके पास निकल के आया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या हुई इसकी, ओम इंटू सेंटीमीटर। सबको ये समझ में आ गया। और अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन देनी पड़ेगी दैट व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ, क्या लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इफ लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर किसी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर लेंथ है और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब वो जितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस तो इस पर डिपेंड कर रहा है, बट रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल, कि वो आपका आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, किस मटीरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, जो हमारे लिटरेचर्स में, हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें सॉल्व करते समय दी जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। अब यहीं से इन्हीं को हम थोड़ा सा अपोजिट टर्म में पढ़ें, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखें आगे हम इसमें पढ़ेंगे कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था करंट के फ्लो को, बहने से रोक रहा था। तो कंडक्टेंस क्या होगी, द ईज विद विच द करंट फ्लो, मतलब देखो ध्यान से अगर आप फोकस करोगे, रेजिस्टेंस करंट के बहने का विरोध कर रहा है, जबकि कंडक्टेंस क्या कर रही है, द ईज विद विच करंट फ्लो, कि कितनी सरलता से जो करंट है वो कंडक्टर में से
बह रही है, पास हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया। डिनोटेड बाय, हम कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो कहीं ना कहीं जो जी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया? मतलब या आप यहाँ कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको नहीं लगाना, तो हम लिख सकते हैं जी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में कंडक्टेंस 1/, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस आर इंक्रीज़ होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, आप यहीं से अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है, तो जी के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, सिंबल है ये, और इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स। और अगर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखनी है तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो इसकी होती है साइमंस, क्योंकि उसने इसके बारे में बताया था, और सिंबल इसका होता है एस, एंड इनका रिलेशन होता है 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है जिसे आपको याद रखना है। तो कंडक्टेंस हो गई द ईज विद विच करंट फ्लोज। नाउ जैसे आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा था उसी का अपोजिट क्या हो गया? कंडक्टिविटी। अपोजिट क्या हो गया उसका? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कप्पा, स्मॉल के बनी होती है, इसको बोलते हैं हम कप्पा। ठीक है, तो इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ अगर एक वेसल लें और इस वेसल के अंदर हम इलेक्ट्रोड्स लगा दें। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स इस तरह से लगाए जाएं, अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ L, ठीक है, और ये भी लेंथ L, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो एरिया है जो अभी आपको बताया था, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लो आप, हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, हर एक जो किनारा है वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम इतने एरिया के अंदर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड्स के टच में जो आ रहा है, ठीक है, इतना, तो वो उसका एरिया निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एरिया कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा सॉल्यूशन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम हो, उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी, जैसे हमने वहाँ पर फिक्स कर दिया था रेजिस्टिविटी के लिए कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया हो, ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टिविटी थी। तो ऐसे ही ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उसके लिए जो कंडक्टेंस निकल कर आएगी वही उसकी क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या आप बोल सकते हो और कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी जितनी कंडक्टेंस है वो किसके बराबर है? कंडक्टिविटी के बराबर है। तो अभी क्योंकि हमने पढ़ा कि डिनोटेड करते हैं कप्पा से, और हम कह रहे हैं कि ये किसके अपोजिट है? रेजिस्टिविटी के, तो रेजिस्टिविटी का सिंबल रो था, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, अब इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए 1/रो, रो की यूनिट क्या थी? ओम इंटू सेंटीमीटर थी, लेकिन ये 1/में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से आपकी क्या निकल के आ गई? ये रेजिस्टिविटी यहाँ पर निकल कर आ गई। तो अगर यहाँ पर आपको अब कंडक्टेंस डिनोटेड किससे करेंगे? जी, इसकी यूनिट क्या निकल के आई थी? ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी
इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, और इसकी यूनिट क्या निकल के आई है अभी आपके पास, इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम यहाँ से रो को देखें, ठीक है, तो रो इसका आप लिखो, क्योंकि सबको पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एल अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल होता है ना। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर इंटू ए इंटू एल। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो ये 1/r, और 1/r देखो किसके बराबर है, जी के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू जी, बच गया क्या, एल अपॉन ए। तो इनटू एल अपॉन ए, हेयर दिस एल अपॉन ए इज अ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी स्टार। ठीक है, तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला बन के आया, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। या आप इसको लिख सकते हो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या निकल के आया हमारे पास, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से अब आप देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइज होता है, वो ये आता है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है, ये सेल कांस्टेंट कहाँ से आया, क्या है ये सेल कांस्टेंट। तो इस सेल कांस्टेंट को समझने के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कप्पा क्या है, जी क्या है, आर क्या है, रो क्या है, ये सब पता होना चाहिए।